हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और TGT PGT एस्टेट के लिए और AMRS वालों के लिए मैंने हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू किया है। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 रहने वाली है। क्लास नंबर 1 मैंने ले ली थी और क्लास नंबर 1 में क्या पढ़ाया था मैंने, जैसे कि हिंदी साहित्य के आदिकाल से मैंने शुरू किया है और उसमें हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था और ये हमने कहाँ तक कर लिया था इसे हम देख लेते। ये सारा हो चुका था और आचार्य मिश्र बंधु विनोद भी हमने पढ़ लिया था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी शायद यहाँ से हमारा हो गया था। तो हिंदी साहित्य का इतिहास यहीं से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की जो शुरुआत है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास है क्या, कहाँ से लिखना शुरू किया। तो सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो गारसाद तासी ने लिखा, दूसरा शिव सिंह सेंगर ने लिखा, तीसरा जो है ग्रियर्सन ने लिखा और चौथा जो है ये उसने मिश्र बंधुओं ने लिखा। अब 5वें नंबर पर हम पढ़ रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी लिखा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो उसमें क्या था कि इस ये आचार्य यहाँ से हम इसे शुरू करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका स्थान सर्वोच्च परी है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उस पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1929 में प्रकाशित हुई थी और सबसे पहले इसको किसने प्रकाशित किया था? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास ये रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक का नाम है। में इन्होंने कितने कवियों को स्थान दिया? तो 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया। अब आपको अपना पढ़ते जाना है और अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते जाना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि व्रत संग्रह संज्ञा से अभिहित किया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और बेटा जो भी मैं अब क्लास मैंने जो पद्य से शुरू की है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, अगर इनको आप विस्तारित जैसे मैं पढ़ा रही हूँ इस तरीके से अगर आप पढ़ रही हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप चाहे KVS का एग्ज़ाम दें, चाहे DSSB का दें या फिर आप NVS का दे, चाहे आप किसी भी परीक्षा में बैठे, इन परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैं बता रही हूँ इस तरीके से। तो ये प्रश्न जो है ना इम्पोर्टेंट है। तो सारे जो परीक्षाएं हैं जो मैंने बताई हैं इन सभी की आपकी तैयारी बिल्कुल एक ही वीडियो से जो है हो जाएगी। तो अगर आपने सभी के फॉर्म भर रखे हैं तो आप इस हिंदी साहित्य का इतिहास जो मैंने पढ़ाना शुरू किया है इसको बिल्कुल शुरू से पढ़ना शुरू कर दें और अपने नोट्स भी बना लें। उसके बाद आप कोई भी किसी भी परीक्षा का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आप उसे उठा कर देखें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है काफ़ी बिल्डअप हो जाएगा। उसके बाद देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, देखो मैंने बताया ये 5वें नंबर पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो सबसे पहले गारसाद तासी ने, दूसरा शिव सिंह सेंगर ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने और फिर मिश्र बंधुओं ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है ना, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं का जो इतिहास था, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के नाम से लिखा। मॉडर्न वर्नाकुलर ये वाला जॉर्ज ग्रियर्सन का था और शिव सिंह सरोज जो था हिंदी साहित्य का इतिहास, ये शिव सिंह सेंगर का था। शिव सिंह सेंगर ने किस नाम से लिखा था? शिव सिंह सरोज नाम से। इन तीनों हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक संज्ञा दी। और क्या संज्ञा दी? कवि व्रत संग्रह। मतलब शुरू में जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा गया था मैंने आपको बताया था कि उनमें किसी ने तो कवियों को कालक्रम से जो है वर्गीकृत नहीं किया था, किसी ने वर्ण के हिसाब से किया था, किसी ने वैसे ही लेखकों के कवियों के जीवन परिचय दे दिए थे। तो इन्होंने कवि व्रत संग्रह कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ के जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है,
तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीति, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ये बात आप देखें कि ये जो कथन है ना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके ऊपर आप जितनी मर्जी स्टार लगा लें, अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके कोई 2 लाइनें दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये कथन किसका है। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसमें आप चित्तवृत्ति जो है ना शब्द को याद रख सकते हैं। हिंट आप इसमें अगर ट्रिक लगाना चाहते हैं। दूसरा क्या कहा है इसको समझते हैं कि प्रत्येक देश का जो साहित्य होता है, जो साहित्य लिखा जाता है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो, वो वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति मतलब उसके हृदय की जो वृत्तियाँ होती हैं उनका प्रतिबिंब होता है। मतलब वहाँ के उस समय के लोगों की, तत्कालीन लोगों की जो सोच होती है उसका प्रतिबिंब है, यानी कि साहित्य उसका हमें दर्पण दिखाता है। तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ अगर समय के अनुसार जनता की चित्तवृत्तियाँ, उसके हृदय की जो वृत्तियाँ हैं, मन की जो वृत्तियाँ हैं, अगर उनमें परिवर्तन हो रहा है तो सीधी सी बात है कि जो उस समय साहित्य लिखा जा रहा है उसमें भी परिवर्तन अपने आप होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका क्या दिखाया जाता है, सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो इससे आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। तो ये याद रखना है कि ये कथन किसका है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट को आप समझने का प्रयास करें। वैसे आपको ये पॉइंट कुछ समझ में नहीं आया होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो इतिहास लिखा उसको आलोचनाओं से दूर किया। सबसे पहले गारसादत्तासी ने लिखा, फिर शिव सिंह सेंगर ने लिखा, फिर ग्रियर्सन ने लिखा और फिर मिस्र बंधुओं ने, उसके बाद नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो क्या था कि उन्होंने जो इससे पहले जो 4 लेखकों ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो काफ़ी विवादित रहे, आलोचना उनकी काफ़ी ज़्यादा हुई। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जब अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनाओं से अलग किया और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो बात कही अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिस युग की जो प्रवृत्ति बताई उसके साथ उसने अपना तर्क भी दिया और तर्क देकर जो लोगों के भ्रम थे उसको पुष्ट किया। तो यहाँ पर क्या था, जो भ्रम थे उसको पुष्ट नहीं, उन भ्रम को इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया, उसका जवाब दिया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। इस बात को आप तो ध्यान से समझना है। एक आलोचनाओं से ये दूर रहे। अब आलोचना से आदमी तभी बच सकता है जब वो अपनी बात को किसी तर्क के साथ जनता के सामने रखे। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, जो इससे पहले लेखकों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उन्होंने केवल कवियों के नाम के हिसाब से, कवियों के उसी हिसाब से उन्होंने कवियों का जो जीवन वृत्त था उसे इकट्ठा कर दिया, लेकिन जो उस समय की युगीन परिस्थितियां थी उन पर कोई प्रकाश नहीं डाला। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अब क्या किया, साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय दिया और उस समय की जो युगीन परिस्थितियां थी ना उनकी व्याख्या भी उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दी। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया। अगर इससे पहले बात करें तो जो शुरू के 1-2 कवि थे उन्होंने काल क्रम के हिसाब से
यानी कि काल विभाजन का भी कोई प्रयास नहीं किया। सीधे किसी ने तो वर्ण के हिसाब से रख दिया, किसी ने जन्म के हिसाब से कवियों को रख दिया, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काल विभाजन भी किया कि किस कवि को हम कहाँ रखेंगे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन्होंने नाम दिए और उनके अंदर उन कवियों को रखा कि कौन सा कवि आदिकाल का है, कौन सा कवि भक्ति काल के अंदर आएगा। इस तरीके से इन्होंने काल विभाजन किया। तो ये इनके हिंदी साहित्य इतिहास की विशेषताएं हैं एक तरीके से। शुक्ल जी ने भक्ति काल को, अब देखो अब बात आती है भक्ति काल शुक्ल जी की, तो भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। तो भक्ति काल को इन्होंने किस प्रकार से बांटा, पहले जैसे भक्ति काल है उसको 2 धाराओं में बांटा, निर्गुण धारा और दूसरी सगुण धारा। तो निर्गुण धारा के अंदर ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। तो ज्ञानाश्रय शाखा को हम संत काव्य भी कह सकते हैं और प्रेमाश्रय शाखा को हम सूफी काव्य भी कह सकते हैं, इस प्रकार से भी कहा गया। दूसरा जो सगुण धारा थी उसको राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के नाम से विभाजित किया भक्ति काल को। ये याद रखना, ये विभाजन इस प्रकार से किसने किया था, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्य इतिहासकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। इतिवृत्त का मतलब होता है किसी भी बात के बारे में बहुत कुछ लिखना, इतिवृत्त मतलब ज़्यादा यही लिखना। लेकिन इन्होंने क्या किया, रामचंद्र शुक्ल जी ने पहली बार में ही जो इनके कवि थे या जो साहित्यकार थे उनके जीवन व्रत के संबंध में बहुत कुछ लिखने की बजाय जो उनकी रचनाएं थी, उनका साहित्य था, उसका मूल्यांकन भी किया। ठीक है। एडविन ग्रिप्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। तो इसे आप अपने नॉलेज के लिए याद कर सकते हैं। आज तक ये प्रश्न कहीं पर भी पूछा नहीं गया है। ऐसे तो बुक्स में बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन हम पढ़ेंगे वही जो आज तक परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है और जिनकी पॉसिबिलिटी होती है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए, तो इसकी बातें हम छोड़ देते हैं सारी। उसके बाद ये भी कोई काम की बात नहीं है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इन पॉइंटों को आप पढ़ सकते हैं, बाकी महीने नहीं पढ़ाऊंगी। उसके बाद आता है अगला हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल जी के बाद 6ठे नंबर पर जो लिखा वो कवि हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की जो कि इतिहास प्रसिद्ध है। हिंदी पहला कौन सा था, ये इम्पोर्टेंट है, सारी पॉइंट इनके इम्पोर्टेंट है, नोट करते चले जाएं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और तीसरी किताब इन्होंने लिखी थी हिंदी साहित्य का आदिकाल। यानी कि सभी ने तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास नामक पुस्तक है वो एक एक लिखी, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 किताबें लिखी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में प्रकाशित हुई, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी 1952 में। ठीक है। तीनों किताब इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं कि किसकी रचना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने यहाँ लिख भी रखा है। उसके बाद आता है आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। देखो ये क्या था, आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता, यानी कि जो परंपरा चली आ रही थी हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की, उसी निरंतरता का अनुशीलन किया और अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब उसी के बाद 7वें नंबर पर आता है आचार्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इनके बारे में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है और इतने ही नोट्स बनाने हैं। इनकी पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये पुस्तक किसने लिखी, रामकुमार वर्मा ने। कब प्रकाशन हुआ, 1938 में। और इसमें इन्होंने 3 बातें इसमें इम्पोर्टेंट है। इसमें आचार्य, जैसे कि एक पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की जो पुस्तक थी हिंदी साहित्य का इतिहास, उस पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन कब हुआ, 1938 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया। इसका मतलब क्या है,
कि हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है 1050 से लेकर 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक आदिकाल, और 1375 से जो है 1700 तक जो है भक्ति काल, और 1700 से 1900 ईस्वी तक जो है रीतिकाल कहा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 693 से लेकर और 1693, तो यानी कि लगभग यहाँ तक आया भक्ति काल तक ही इन्होंने अपने इस पुस्तक में जो है काल अवधि तक का ही समय को लिया है, यानी कि वहाँ तक के कवियों को ही लिया है, इसलिए ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। संधि अब जो ये रामकुमार वर्मा जी है, इन्होंने काल विभाजन किया, और काल विभाजन को जो आदिकाल था इन्होंने इसको संधि काल और चारण काल कहा। तो ये नाम वहाँ से आया, वो जब हम काल विभाजन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही इन्होंने अपने हिंदी साहित्य की इस पुस्तक में स्थान दिया। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को कितने प्रकरण में विभाजित किया, तो 7 प्रकरण में, प्रकरण का मतलब होता है अध्याय, 7 अध्याय में विभाजित किया। डॉक्टर वर्मा ने शंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 इसमें स्वीकार किया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शंभू को हिंदी का सबसे पहला कवि किसने माना, डॉक्टर वर्मा ने शंभू को। अब शंभू देखो कितनी बातें, शंभू एक अपभ्रंश का कवि है, ठीक, अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं। डॉक्टर वर्मा ने शंभू को, जो कि अपभ्रंश के पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए, इन्होंने हिंदी का पहला कवि शंभू से ही लेते हैं, तो इन्होंने हिंदी का पहला कवि शंभू को मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से किया, 693 ईस्वी से किया, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास, उसके बाद 7 यहाँ हो गया था। 8वां हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था, ये लिखा था नागरी प्रचारणी सभा ने। अब इस सभा में बहुत सारे व्यक्ति थे, बहुत सारे बालक थे, जिन्होंने मिलकर जो है एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, और उसको नाम दिया हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास, ठीक है, वृहद इतिहास। और ये कितने खंडों में विभाजित था, तो ये 16 खंडों में विभाजित था। ये क्वेश्चन जो है पीजीटी एस्टेट में पूछा जा चुका है, ये पूरी लाइन आपको याद रखनी है। उसके बाद है अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया और जो अग्रांकित है। अब देखो ये कुछ पुस्तक हैं, तो भाग जैसे कि इसमें मैंने बताया ना अलग अलग थे, हिंदी नागरी प्रचारणी सभा में बहुत से लोगों ने मिलकर ये लिखा, तो इनके संपादक हैं, प्रत्येक भाग का नाम और ये भाग दे रखा है। मतलब इसमें 16 खंड थे, तो सभी ने एक एक 2 जो है उसका संपादन किया, 12वां, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये 16वां है यहाँ तक। तो ये ना आपको सारा रटने की ज़रूरत नहीं है, जो नागरी प्रचारणी सभा के वैसे आपको अधिकांश किताबों में मिलेगा नहीं। तो प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका किसने लिखी, राजबली पांडे ने। हिंदी भाषा का विकास में धीरेन्द्र वर्मा ने। तो ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बस इतना याद रखना है कि 16 खंडों में विभाजित थी। 16 की 16 मैं आपको दिखा देती हूँ, और उसके बाद जो है 16 खंड यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ये रहे 13वां, फिर 14वां, 15वां और 16वां। हिंदी का लोक साहित्य ये कृष्णदेव उपाध्याय ने लिखा था। ये पूछ लेते हैं कई बार, जैसे कि नागेंद्र और राहुल सांकृत्यायन वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। ये 15वां अध्याय इन्होंने लिखा था, ठीक है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस हिंदी साहित्य किसने किया, इसका संपादन धीरेन्द्र वर्मा ने। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों, आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया। तो इसमें इतना कुछ ये नहीं है, बस आपको इम्पोर्टेंट ये जो है ना आगे, ये हम एक अगली वीडियो में लिखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1 नंबर भाई बिल्कुल पूछा जाता है, क्योंकि अभी हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हमने यहाँ तक पढ़ा कि 8 लोगों ने लिखा, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, हर परीक्षा में आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो ये सारे मैं एक ही वीडियो में आपको लिखवा दूंगी। लेकिन जो सेकंड वीडियो है ये आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, तो इसके अपने नोट्स बना लें, एक बार पढ़ लें, और जो आपके पास किताब है उसमें से भी पढ़ लें,
तो दोस्तों एक बार ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।